गोविंद सिंह डोटासरा का भी एक इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने कहा कि होता है जब सरकारें खुद की होती है तब और अधिक फायदा होता है और वहाँ पे जीत उन्हीं की होती है जो सत्ता में होती है। वो कह रहे हैं कि मुझे आज तक कभी फोन ही नहीं किया हनुमान बेनीवाल ने, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मुझे फोन ही नहीं किया। तो बड़ा भाई तो कांग्रेस की स्थिति है ना आज, तो बड़े भाई का सम्मान तो करो। ये फास्ट फूड वाले नेता पैदा हो गए ना किसी भी दल में, इनकी उम्र लंबी नहीं होती है राजनीतिक में। ये केवल सत्तावादी हैं और सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को कहीं भी टांग सबका साथ जो चल रहा है बटोगे कटोगे, उसको लेके क्या मानना आपका? ये बटोगे तो कटोगे तो 1947 के पुराने हालात में लेकर के जाना चाहते हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये डबल इंजन की सरकार का नाम कहाँ से आ गया? बटोगे तो कटोगे, एक रहो सेफ रहो, ये 3 नारे कहाँ से घड़े गए? राजकुमार रोध को लेकर क्या मानते हो? रोध क्या कर रहा है? मैं मतदाता भी फास्ट फूड वाला हो गया, उसको तुरंत सड़क चाहिए, वो देखता है। राजनीति कहता है कि गोटियां फिक्स करनी होती है और उसमें अशोक गहलोत माहिर खिलाड़ी है। मैंने नहीं सुना ये शब्द, मेरी जानकारी में है भी नहीं। बाल मुकुंद आचार्य को लेकर क्या मानते हो आप? जिस प्रकार से उन्होंने थोड़े दिन पहले पहुंच गए थे कि फर्जी आधार कार्ड यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, सेंटर चलाए जा रहे हैं। भगवा वस्त्र में आपने देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। सनातन का मतलब जिसका ना प्रारंभ का पता हो ना अंत का पता, जो अंत होगा ही नहीं। अजमेर दरगाह को लेकर एक याचिका कोर्ट में स्वीकार हुई है कि वहाँ पे खुदाई करवाई जानी चाहिए और अशोक गहलोत ने कहा है कि 1947 के बाद जो है वो रहने दो। केवल इसलिए कि हमको धार्मिक ध्रुवीकरण करना है। अडानी को भारत सरकार ने नहीं कि अमेरिका के लोगों को 22,000 करोड़ से ठगिया है भाई साहब। इस वक्त हमारे साथ आर तिवारी है जो कि जयपुर जिलाध्यक्ष है और पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं हवा महल से कांग्रेस के। इनसे बातचीत करते हैं, बताते हैं कि इनके लिए जाना जाता है कि ये ग्राउंडेड लीडर है। कैसे हो सर आप? ठीक हूँ भाई। अच्छा, सब ईश्वर कृपा। क्या तैयारी हो रही है अभी? आज पहली बार जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम सब मित्रों ने सोचा कि दीपावली चूंकि 1 नवंबर को मनाई गई, तो दीपावली का 30 नवंबर तक हम स्नेह मिलन कर सकते हैं। तो आज स्नेह मिलन समारोह हमारा 3 से 5, और जब मित्रों ने कहा साहब अपन स्नेह मिलन कर रहे हैं तो अपन को कुछ जयपुर की परंपरा, राजस्थान के अतिथि देवो भव, तो अपन को खाना भी खिलाना चाहिए। तो लगा कि पारंपरिक रूप से राजधानी जयपुर, यहाँ अन्नकूट प्रसादी का एक बड़ा प्रोग्राम होता है। उसमें हम सभी धर्मों के लोग आते हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। जैसे ईद मिलन समारोह में हमारे हिंदू भाई भी जाते हैं, ऐसे मुस्लिम भाइयों को भी उसमें शामिल होते हैं। तो लगा एक मन दो काज, तो हमका लगा कि हमको करना चाहिए। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन किया, क्योंकि मेरा शहर जिला कांग्रेस का जो कार्यालय वो हवा महल रोड पर है और इस समय टूरिस्ट का मौसम है, वहाँ गाड़ियाँ पार्किंग की जगह ही नहीं। तो हमने उनसे निवेदन किया हमको ये जगह दे दो, उन्होंने शहर से स्वीकार किया। और आज एक अच्छी बात है कि हम सब साथी 3 से 5 स्नेह मिलन करेंगे, गुलाब की पंखुड़ियों से एक दूसरे का स्वागत करेंगे। उसके बाद में हम सब बैठ करके भोजन भी करेंगे, जिसमें अन्नकूट में एक प्रसादी होती है राजस्थान के मिलेट्स, मोटा अनाज, जिसमें बाजरा है, चौला है, मूंग है, चावल है और कढ़ी, परंपरागत राजस्थान की कढ़ी भी है और मिक्स वेजिटेबल। वैसे धार्मिक रीति से भी ऐसा माना जाता है कि अन्नकूट, जब दीपावली पूजा करते हैं, भैया दूज हो जाती है, तो क्योंकि नया अनाज किसान अपनी फसल से निकाल लेता है, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो अब आपको हिसाब से भी, धार्मिक हिसाब से भी और वैज्ञानिक हिसाब से भी अब हमको गर्म खाना चाहिए। तो गर्म कढ़ी मिलेगी, मिक्स वेजिटेबल इस समय बहुत है, ऐसे आपको हरी सब्जियां भी मिल जाती है, तो मिक्स वेजिटेबल होगा, कढ़ी होगी। और बाजरा जो हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है, मूंग चौला जो हम मोटा अनाज कहते हैं। मैं भी अभी बाजरे की रोटी खा रहा हूँ। हाँ, तो आज मक्का की, बाजरा की, आज ये चलन है। हमको फरवरी तक ऐसा मौसम चाहिए, तो मौसम के हिसाब से लगभग 1500 साथी हमारे शहर कांग्रेस की, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, हमारे शहर कांग्रेस के साथी हैं, हमारे ब्लॉक के, हमारे 8 विधानसभा है, उसमें हमारे 16 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे 90 हमारे मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर में, और करीब 400 हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं। तो हम सब बैठ कर के खाना खाएंगे। और अच्छी बात है कि हम सब ने तय किया, कल प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास पे कहा साहब खाना हमारे साथ खाओ, वो राजी हो गए? उन्होंने स्वीकार किया कि मैं आऊँगा। और पूर्व मुख्यमंत्री जो हम सब
को प्यार करते हैं, हमारे गार्जियन हैं, जिन्हें राजस्थान ने देश जननायक के रूप में जाना जाता है। जादूगर भी कहे जाते हैं। तो हम अशोक जी के यहाँ भी गए थे मेरी कार्यकारिणी के साथियों के साथ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा काम कर रहा है तू, अगर ऐसा करता है तो हमारे राजस्थान के आपको तू कहकर पुकारते हो? हाँ, मेरे से तू कैसा है, ऐसे मेरे से, वैसे उम्र में मेरे से बड़े हैं, वो मेरे पर स्नेह है और मेरे से ऐसी बात करते कितने हैं। पुराने रिश्ते हैं आपके अशोक गहलोत भाई से? देखो 86 में जब वो पहली बार अध्यक्ष बन के आए पीसीसी के, जब वो 36 साल के थे, हाँ। मैं उस समय 32-33 साल का होगा। मैं उनको इसलिए मेरे से विशेष स्नेह था उस जमाने से ही कि एक ज़माना था, मेरे ख्याल में आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो आपकी पैदाइश भी नहीं हुई होगी, पहली बार देश में कांग्रेस पतझड़ की जैसे गिर गई जब इंदिरा गांधी जी हार गई और आपातकाल के नाम पे या नसबंदी के नाम पे एक दुष्प्रचार हुआ और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और फिर बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि वो चुनाव में कोई अनियमितता बरती तो इंदिरा गांधी जी को 3 दिन का कारावास भोगना पड़ा। मैं चूँकि NSU में मैं 75 में जयपुर का आज जो प्रतिष्ठित सुबोध कॉलेज है, मैं उसमें प्रेसिडेंट भी था, NSU से मैं था, आइडियोलॉजिकल में कांग्रेस का, इंदिरा जी का मैं उस समय प्रशंसक था। तो जब पता लगा इंदिरा गांधी जी को 3 दिन का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, तो आपने विरोध किया? तो हमने विरोध किया, पूरे देश में इसका प्रतिकार हुआ। और राजस्थान में पंडित नवल किशोर जी शर्मा उस समय के कद्दावर नेता थे, AICC के सेक्रेटरी थे, उनके नेतृत्व में राजस्थान में जेल भरो आंदोलन चला। चूँकि राजधानी जयपुर ही है तो अधिकांश नेता उन्हें जयपुर में गिरफ्तार रहते हैं। मैंने भी हमारे साथ में हमारे मुमताज़ नसीर साहब बैठे, इनको आप फोकस करो, ये अयूब भाई बैठे हैं, ये सेक्रेटरी हैं, आप तो एक्स मिनिस्टर हैं, पुराने साथी रहे आपके राजनीति से? हाँ, ये सब मेरी मुलाकात है। हाँ, आज 46 साल हो गए इस बात को, 2024 में 78 की बात करें तो 78 के 20 दिसंबर को, यही महीना जो आने वाला है, हमने पीछे जगन सिंह जी बैठे 5-7, हम आज भी अवशेष जो उस ज़माने के, जो 46 साल पहले हम युवा थे, तो आज अगर हम 70 के तो 46 साल पहले हम कितने, तो तब से जब मैंने उनसे कहा साहब, अशोक जी में यही थी कि वो हर नए आदमी से पूछते थे कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे परिवार में क्या अर्थ है, कि मिलनसार है। हाँ, तब उनको लगा कि मैं इंदिरा जी के लिए जेल गया हूँ। हाँ। तो उनका स्नेह रहा और फिर मैं लगातार उनके साथ में जुड़ा रहा। तो तब से जानने लगे आपको? मैं 86 से उनसे मेरा परिचय। तो ये हुई बात। अब बात करते हैं राजनीति की, अभी की राजनीति की। 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए थे और कांग्रेस ने मात्र 1 सीट पर जीत दर्ज की। गोविंद सिंह डोटासरा का भी एक इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने कहा कि होता है जब सरकारें खुद की होती है तब और अधिक फायदा होता है और वहाँ पे जीत उन्हीं की होती है जो सत्ता में होती है। उनसे पूछा गया कि आपने क्षेत्रीय पार्टियों को साथ नहीं लिया, आपको हनुमान बेनीवाल लेकर कह रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है उन्होंने नहीं होने दिया, जो कुछ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा है उन पर पूरी जो आई हुई ये बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी अन्य पार्टी से जब आपका कोलैबोरेशन की बात है, वो तो बिना AICC के बिना होती नहीं है। RLP से अगर हमको समझौता लोकसभा में करना पड़ा तो AICC की परमिशन थी। मेरे ख्याल में अगर अब की बार हम RLP से समझौता नहीं कर पाए तो उसमें केंद्रीय नेतृत्व का कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति होगी। उसमें अकेले डोटासरा साहब को अगर मैं दोषी ठहरा दूं तो मैं उनके साथ में न्याय नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं कि मुझे आज तक कभी फोन ही नहीं किया हनुमान बेनीवाल ने, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मुझे फोन ही नहीं किया। तो फिर अब आप बताओ, सम्मान तो चाहेंगे ना। हमने जब उनको सांसद बनाने में पूरी ताकत लगाई, हमने राजकुमार रोध को MP बनाने में पूरी ताकत लगाई, तो बड़ा भाई तो कांग्रेस की स्थिति है ना आज, तो बड़े भाई का सम्मान तो करो। पर वो तो कह रहे हैं कि मेरी वजह से कांग्रेस को इतने लाख 10 लाख वोट मिले, 9 लाख वोट मिले हैं और मुझे केवल 3 लाख मिले। वो तो खुद का क्रेडिट दे रहे कांग्रेस पार्टी को जिताने में। राजनीति में फास्ट फूड का, जैसे अपन एक आम भाषा में हम घर में गृहिणी खाना बनाती है 2 घंटे लगते हैं, फास्ट फूड आपको कहीं मिल जाए। ये फास्ट फूड वाले नेता पैदा हो गए ना किसी भी दल में जी, जो बहुत ज़्यादा बोलेगा, चिल्ला के बोलेगा, मंच पे दहाड़ेगा, लगेगा वो फास्ट फूड वाला। इनकी उम्र लंबी नहीं होती है राजनीतिक, ईश्वर करे लंबी आयु की हो, लेकिन पॉलिटिकल रूप से ये
ये मैच्योर नहीं होते हैं। एक बार जीत जाओ, दो बार जीत जाओ, फिर पटाख से हो जाते हैं। बहुत सारे दल, ये कांग्रेस का ही है इतना बड़ा कलेजा कि ये देश आपका खुद में। का इज्जत क्या हुआ है कि फास्ट फूड वाले, या आपने कहीं सुना था, या आपका खुद का इज्जत क्या हुआ है जो मेरा खुद का कि कई पार्टियां फास्ट फूड की जैसे बन जाती, तुरंत मतदाताओं को पसंद आता है, फिर एक बार चख लेते हैं, फिर दोबारा आते हैं तो कहते नहीं नहीं ये बेकार, इसका कोई लेना देना नहीं, फिर वो कांग्रेस या बीजेपी की तरफ। मैं कह रहा हूँ देखो, देश में अगर राजनीतिक दल कोई मूल स्वरूप का है तो ये कांग्रेस पार्टी, जिसका 1885 में वही झंडा तिरंगा, आज 2024 की मैं आपको 29 तारीख को बात करूँ, हमारा तिरंगा झंडा, वही कांग्रेस के सिद्धांत, वही कांग्रेस के हमारे नीतियाँ। दो ही पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। हाँ, भाजपा जो मूल रूप से, मैं भाजपा को भी मैं इस मामले में कटघरे में खड़ा कर, भाई उनका मूल स्वरूप तो एक झंडा था, एक केसरी रंग का फटा सा झंडा रहता था, जनसंघ। लेकिन सत्ता की लालची अगर देश में कोई राजनीतिक पार्टी है, मैं पहली बात कह दूं, मूल पार्टियां थी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और बीच में एक हिंदूवादी पार्टी बनी जनसंघ। फिर बाद में वो साम्यवादी पार्टी के भी सत्ता के लिए उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, लेकिन जनसंघ ने मात्र सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने हर बार गिरगिटी जैसा रंग बदला, कभी जनसंघ बन गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके पितृ पुरुष हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, कोई कह दे कि वो मुस्लिम लीग के साथ में उप मुख्यमंत्री नहीं बने। बंगाल में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, बहुमत तो मिला अवामी मुस्लिम लीग को, कुछ मिल गया जनसंघ को, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ में उप मुख्यमंत्री बने। जिस महबूबा मुफ्ती को ये देश में आतंकवादी, ये देशद्रोही बताते थे, सत्ता मिलनी चाहिए थी, उसको मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने स्थापित किया और अपने किसी आदमी को इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। तो इनके सिद्धांत कहाँ हैं? ये हिंदूवादी कहाँ हैं? ये केवल सत्तावादी हैं और सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को कहीं भी ताक। जनसंघ को खत्म कर दिया, जनता पार्टी में मिल गए, और जब जनता पार्टी खत्म हुई तो इन्होंने अपने आप को नया कलेवर में लिया, भारतीय जनता पार्टी बना लिया, केवल इसलिए कि हमको सत्ता चाहिए एन केन प्रकारेण। इनका देश की जनता के साथ में कहीं, ये इनका जो नारा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, खोखला नारा है। सबका साथ जो चल रहा है बटोगे कटोगे, उसको लेके क्या मानना आपका? मैं कहता हूँ भारत के आज़ादी के 75 साल में किसी भी राजनीतिक दल ने इससे घटिया नारा नहीं दिया होगा। ये बटोगे तो कटोगे तो 1947 के पुराने हालात में लेकर के जाना चाहते हो क्या? किसको बांटना चाहते हो? अरे हमने तो सौभाग्य से देश की खुले हवा में सांस ले, हम मेरी पैदाइश आज़ादी के बाद में ही, लेकिन आज़ादी 47 से पहले जो पीढ़ी पैदा हुई, उन लोगों को पता होना चाहिए, उनमें से तो कुछ ही बचे होंगे, उनको पता होगा कि उस देश में अंग्रेज कैसे बांटते थे, हिंदू और मुसलमानों को बांटते थे। आज वही अंग्रेजों की जो कल तक की गुलामी करते थे, पूरा देश जानता है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत जानता है कि जब हमारे कांग्रेस के साथी, चाहे उसको उग्रवादी मान लो, दो पंथ हुआ करते थे उस जमाने, एक नरम पंथ था, एक गरम पंथ था। तो उद्देश्य तो उस समय यही था ना कि हमको अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। दोनों से अलग हट करके ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने, कुछ दिन के लिए बने, सालों के लिए, लेकिन 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में इतिहास लिखता है कि वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। तो जो पार्टी के उस जमाने के साथी, बड़ी बात कह रहे हो आप, पूरा देश जानता, इतिहास है, गली गली में जानते कि भारतीय जनता पार्टी वाले मुखबिरी करते थे, कांग्रेस के आंदोलन को कमजोर करते थे, आज़ादी के आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। क्योंकि अंग्रेज रहेगा तो हमारी पूछ रहे कि कांग्रेस आ जाएगी या आज़ादी मिल जाएगी, तो उनको कौन पूछेगा? उस समय वो हिंदू महासभा के नाम पे राजनीति करते थे। फिर हिंदू महासभा का सूपड़ा साफ हुआ तो जनसंघ बन गए। जब जनसंघ का सूपड़ा साफ हुआ तो इन्होंने अपना नाम बदल दिया जनता पार्टी। जब जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के बारे में कोई कह सकता है क्या? जो 1885 में जन्म लिया जिस कांग्रेस ने, आज 2024 के 29 नवंबर को भी हम आज वही हैं। हमारी कांग्रेस ने, हमने कभी हमारा झंडा नहीं बदला, हमारे सिद्धांत नहीं बदले। सत्ता आती है, सत्ता जाती है,
कांग्रेस जिस उद्देश्य के लिए बनी बड़ी थी, चुनौती बनती जा रही है बीजेपी कांग्रेस के लिए। देखो सत्ता प्राप्ति का हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहा। महात्मा गांधी का भी लक्ष्य नहीं था, ना हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लक्ष्य था, ना इंदिरा गांधी। लेकिन राजनीतिक पार्टी का लक्ष्य तो सत्ता में रहना यही होता है। साधन होता है सत्ता के साथ में। अगर हमको सड़क बनानी है तो हमको सरकार का साधन मिलता है, अगर हमको दवाएं गरीब तक पहुंचानी चाहिए तो सत्ता पक्ष में रहने से हमको एक सरकार का तंत्र मिल जाता है। लेकिन क्या एनजीओ काम नहीं कर रहे हैं? क्या दूसरे राजनीति, मैं अगर खड़ा रह करके अगर ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए बिना राजनीतिक दल के लिए मैं 10 आदमियों के साथ में बैठ जाऊँ ट्रैफिक, तो क्या सरकार सुनेगी नहीं क्या? लेकिन सत्ता एक बड़ा माध्यम होता है ताकि कोई राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों को जनता तक पहुंचा सके, लेकिन अंतिम नहीं है। हमारा पहला ये कि जनता की सेवा करो। भारतीय जनता पार्टी का, अच्छा एक बात बताओ, ये डबल इंजन की सरकार का नाम कहाँ से आ गया? बटोगे तो कटोगे, एक रहो सेफ रहो, ये 3 नारे कहाँ से घड़े गए? तो आपका मानना ये नहीं होने चाहिए, आते राजनीति आता है। लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आपने हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि फास्ट फूड के नेता राजकुमार रोत को लेकर क्या मानते हो आप? अरे उनके मैं लिए कह भी रहा सेम। हूं, बाप क्या है? केवल आदिवासियों की पार्टी है। राजस्थान में कहाँ है बाप? लेकिन अब 4 विधायक हो गए। आरएलपी, मैं हनुमान बेनीवाल का अच्छा प्रशंसक हूँ, वो नौजवान नेता है, हो उसकी लीडरशिप का मैं प्रशंसक, लेकिन मैं उनका सिद्धांतों का प्रशंसक नहीं हूँ। केवल जीतना है और जीतने के बाद मेरी पत्नी को लड़ाना है, मेरे भाई को लड़ाना है, क्यों नहीं वो लोकतंत्र को? अब आप हम पे आरोप लगाओ कि कांग्रेस भी तो परिवारवाद को चलाती है, तो फिर हमारी बुराइयों के क्यों ले रहे हो? हमको जिस बात के लिए आप गाली देते हो, आप भी तो वही सिद्धांत अपना रहे हो ना। आप अपने किसी दूसरे साथी को लड़ाते, क्यों आपने पत्नी को लड़ाया? अब से पहले आपके सगे भाई तो बने थे कि माधव विधायक, फिर आरएलपी का दूसरा कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? रोध क्या कर रहा है? आपने सलूम्बर, हाँ आदिवासी इलाकों के लोगों को कुछ समय के लिए आप भड़का सकते हो, लेकिन राष्ट्र की नुकसान बीजेपी से कांग्रेस को ज्यादा हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। मान रहा हूँ ना, क्योंकि हमारा 84 में तो- तीसरे स्थान पर रही, सलूम्बर में तीसरे स्थान पर रही। हमारा जो वोट था, जो आदिवासी हमारे कांग्रेस का परंपरागत वोट है, वो रोध के यहाँ शिफ्ट हो गया। हाँ। अब उस संगठन में हमको देखना पड़ेगा कि हमारे वहाँ की स्थानीय इकाइयाँ क्या कर रही थी, हमारा वार्ड कमजोर था कि हमारा बूथ। अब ये तो प्रदेश की कार्यकारिणी का मामला है, और देखना चाहिए हमको कि हम वहाँ हमारी जमानत क्यों जब्त हुई। यहाँ पे उपचुनाव थे और अशोक गहलोत, सचिन पायलट गुजरात में महाराष्ट्र में लगे हुए थे। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि ऐसा नहीं है, उनको जहाँ जहाँ बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं। 1-2 सभा की इन्होंने, लेकिन क्या आप लग रहा है कि अगर 7 विधानसभा सीटों पे ध्यान देते तो कुछ और स्थिति होती? देखो एक बात सुनो, 4 में से 1 पर आ गई कांग्रेस। जीत के घोड़े पे सवार होते हैं ना, तो आपकी सारी बुराइयां छुप जाती है। जब हार जाते हो तो सारी बुराइयां सामने आती है। आज आप पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख लो, जहाँ जहाँ उपचुनाव हैं, राजस्थान के अलावा जहाँ केरल में चुनाव हुआ, केरल में सत्तारूढ़ पार्टी जीती, बंगाल में टीएमसी जीती, बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जीती, यूपी में सत्तारूढ़। तो जब उपचुनाव, हम जब अशोक गहलोत जी हमारे जननायक तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, हमने 8 में से 7 विधानसभा जीती। सवाल मतदाता उस समय सोचता है कि सरकार जिस पार्टी की, अगर मैं उस पार्टी का नुमाइंदा चुनूंगा तो मेरे यहाँ सड़क जल्दी बन जाएगी, मेरे यहाँ पानी की लाइन जल्दी आ जाएगी, मेरी गटर लाइन साफ हो जाएगी। केवल यही कारण मानते हो आप? सत्ता के साथ से भाई जानते 4 साल कौन मैं मतदाता भी फास्ट फूड वाला हो गया, उसको तुरंत सड़क चाहिए। वो देखता है कि सरकार कांग्रेस को जीता था, बीजेपी मैच फिक्सिंग की बात हुई थी दौसा में। मैं इस मामले में जानता हूँ, मैं तो जयपुर का अध्यक्ष हूँ सर। पुराने परिपक्व खिलाड़ी हो आप राजनीति के, और मैच फिक्सिंग जानता नहीं, राजनीति में कहा मैच फिक्सिंग होता है। मैं ये नया शब्द अब साहब ने कहा होगा, लेकिन कहता है कि गोटियां फिक्स करनी होती है और उसमें अशोक गहलोत माहिर खिलाड़ी है। मैंने नहीं सुना ये शब्द, मेरी जानकारी में है भी नहीं, मेरे को पता है। मेरे को दौसा वाले मामले में जानकारी नहीं। तो और आपसे बातचीत करना चाहूँगा, 1-2 सवाल और पूछूंगा आपसे कि केवल यही कारण मानते हो, वाकई में क्या यही कारण मानते हो कि कांग्रेस पार्टी केवल इसलिए आ रही क्योंकि वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, निवासी है, मतदाता है, उनको लगा कि जिसकी सरकार है उसको वोट दे? बड़ा कारण ये है। और दूसरा कारण तो भाई हारना एक अलग बात है और जमानत जब्त होना एक दूसरी बात है। मैं चूँकि 47-48 साल से कांग्रेस से जुड़ा हूँ, मेरे को जो कुछ मिला है ना मेरे बच्चे,
उम्र के 69 ईयर में मिला है। मैं जिला अध्यक्ष बना 69 में, मैंने सरकार का पद लिया ही नहीं। मैं NSUI में रहा, मैं यूथ कांग्रेस में रहा, मैं सेवा दल में रहा। ग्राउंडेड लीडर हो आप, बाल मुकुंद आचार्य को लेकर क्या मानते हो आप? जिस प्रकार से उन्होंने थोड़े दिन पहले पहुंच गए थे कि फर्जी आधार कार्ड यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, सेंटर चलाए जा रहे हैं, बवाल काटा धर्म उन्होंने। की आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की चाशनी चटा करके ये डबल इंजन की सरकारें बना रही है। ये भगवा वस्त्र जो उन्होंने एक धारण करवा दी ने, भगवा वस्त्र में आपने देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। अरे मैं कह रहा हूँ संत, नाम संत और सनातन, सनातन से ही संत निकला ना। सनातन का मतलब जिसका ना प्रारंभ का पता हो ना अंत का पता हो, जो अंत होगा ही नहीं, जो हमेशा हजारों साल से चल रहा है। मैंने सुना कि भाई हम 5000 साल से हमारे देश में सनातन धर्म चल रहा है। तो सनातन धर्म को मानने वाले उनके जो प्रवर्तक हैं, वो जो योगी हों, संत हो, महामंडलेश्वर हो। आप आस्तिक हो या नास्तिक? मैं आस्तिक हूँ भाई, मंदिर का पुजारी हूँ। 250 साल पुराना हमारा पैतृक मंदिर है। मैं श्याम बाबा जो खाटू में है, उन्हीं की शीश की पूजा हमारे पैतृक संपत्ति है। मैं भी पुजारी हूँ। अभी मैं भी जाके आया था वहां पर। एक अंतिम सवाल आपसे, काफी लंबा हो गया इंटरव्यू और कैमरामैन थोड़े नाराज हो जाएंगे बाद में हमसे। आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी अजमेर दरगाह को लेकर एक याचिका कोर्ट में स्वीकार हुई है कि वहां पर खुदाई करवाई जानी चाहिए, और अशोक गहलोत ने कहा है कि 1947 के बाद जो है वो रहने दो, आप क्या दिक्कत हो रही है, उसको लेकर आर तिवारी का क्या मानना है? ये केवल धार्मिक ध्रुवीकरण ही तो है। और कौन से आगे भारतीय हिंदू सेना के अध्यक्ष का नाम ही अखबार में पहली बार सुना, और अजमेर में आकर के मुंसिफ के यहाँ एप्लीकेशन लगा दी कि यहाँ पर फलाने देवता जी का मंदिर था। मुंसिफ ने कह दिया सर्वे करो। कहा जब 1991 में 92 में 1991 में जब बाबरी मस्जिद का प्रकरण हुआ, उसके बाद में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस सरकार ने एक फैसला लिया संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में फैसला लिया कि बाबरी मस्जिद के प्रकरण को अलावा अब देश में हिंदू मंदिर हैं, मुस्लिम मस्जिदें हैं, या चर्च हैं, या गुरुद्वारे हैं, या मठ हैं, जो 47 में जहाँ थे, जैसी स्थिति में थे, उनको हम दोबारा नहीं उठाएंगे। ये हमारे सैकड़ों साल की, कोई 800 साल, 500 साल, 900 साल पुरानी, अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो ये देश में तो हम कमा के तो खा ही नहीं सकते। रोटी रोजगार चलेगा ना, हिंदू और मुसलमानों में चलेगा। जब संसद में कानून बन गया कि हम इसको उठाएंगे नहीं, यथास्थिति रखा जाएगा। बाबरी मस्जिद प्रकरण में जो कुछ हो गया वो तो अदालत के कारण से हुआ, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब आप कैसे करें? इस संभल के अंदर क्या हुआ, एक छोटा सा मजिस्ट्रेट फैसला दे देता, कल तक हमारा सर्वे चल रहा है, फिर अचानक दूसरे दिन फिर एप्लीकेशन लगती, फिर आप करा देते हो, केवल इसलिए कि हमको धार्मिक ध्रुवीकरण करना है। हमको देश के नौजवानों के रोजगार के बारे में बात नहीं करनी, हमको गृहिणी की महंगाई के बारे में बात नहीं करनी है, ना हमको सड़क के बारे में बात करनी है, किसान को बिजली 24 घंटे मिले हमको नहीं करनी, रोजगार युक्त हमको शिक्षा मिले हमको नहीं करनी। हमको संभल में दंगा, अब आप अजमेर में क्या कराना चाहते हो? ये हिंदू सेना के अध्यक्ष दिल्ली से आकर कब तक कहाँ थे वो? अचानक इनको संभल के बाद में कैसे याद आया कि यहाँ गरीब नवाज के यहाँ भी ऐसा था? मैं टिप्पणी न्यायपालिका भी नहीं करना था, लेकिन आपने सर्वे का आदेश दे दिया, उससे क्या होगा? उससे किसी को रोटी मिल जाएगी। आजाद रावण कह रहे हैं कि क्या पहले कभी गलत फैसले नहीं सुनाए है कोर्ट ने, वो तो सवाल उठा रहे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं करना, मैं कहता हूँ केवल धार्मिक उन्माद को फैलाना, और देश की अभी जो बेरोजगारी की स्थितियाँ, जो महंगाई की स्थितियाँ, जो अडानी अंबानी के खिलाफ में, अच्छा अडानी के मुद्दे को आपको साइलेंट करना, इसलिए ऐसे उठा लो। अडानी को भारत सरकार ने नहीं, वहाँ के कोर्ट ने दोषी माना, फेडरल कोर्ट ने, कि अमेरिका के लोगों को 22,000 करोड़ से ठगिया है भाई साहब। वहाँ का पैसा ला करके यहाँ आपने रिश्वत दे दी। अब कौन सी सरकारों के दी, उसमें कांग्रेस से सरकार किसी का, लेकिन 2,200 करोड़ भारत के लोगों को रिश्वत दी, पैसा इकट्ठा किया वहाँ से। तो अमेरिका के लोगों का पैसा इकट्ठा किया, फेडरल कोर्ट हमारी तो नहीं है ना। अब आप उसका आया तो अडानी का ऑफिस देता ना, उसकी पूरे देश में संबित पात्र आ गए भारत के टेलीविजन पे।
और ऐसा नहीं है, और संबित पात्रा कह रहे हैं, वो संबित पात्रा जी अडानी के एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बीजेपी को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? हमारे अडानी जी ऐसे नहीं है। अरे भाई साहब, बीजेपी के हैं, अडानी जी, गौतम अडानी को बना दो ना। भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जेपी नड्डा की जगह उनको बना दो। अभी लोकसभा में भी यही हुआ, राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उन्होंने ये मुद्दा उठाया और जो लोकसभा है वो नहीं चलने दिया। देखते क्या कुछ होता है। हमारे साथ आर तिवारी थे, खुल के बात की और काफ़ी लंबा हो गया होगा वीडियो। उन्होंने कहा कि जो आजकल का एक चलन हो गया है फास्ट फूड वाले नेता, यानी कि जल्दी आते हैं, बयानबाजी करते हैं, हल्ला बोलते हैं, नेता जनता पसंद करती है, वोट डालती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक राजनीति नहीं कर पाते, शॉर्ट टर्म की राजनीति कर पाते हैं। देखते क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।